नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाल नागर स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल कुशाल एलएलबी पर। दोस्तों, आज मैं आपको उस वीडियो में कंप्लीट मध्यकालीन इतिहास यानी मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। साथ ही वीडियो के पीडीएफ के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। कुशाल एलएलबी मेरा यूज़र नेम है। वहां पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट मेडिवल इंडिया के नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा और ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल है, जैसे यूपीएससी आईएएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीडीएस, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, बैंक, रेलवे, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीटेट, डी ट्रिपल एसबी, नेट, सेट, आरपीएससी, आरएएस, स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड टीचर, रीट, यूपी टेट, एसटेट, सीटेट, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ग्राम सेवक या कोई भी पीसीएस एग्जाम हो, इन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और एक बार वीडियो देखने के बाद आपको मेडिवल इंडिया से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, आप उसका सही आंसर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, मध्यकालीन भारत की स्थिति को हम महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी और आनंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं मेडिवल इंडिया की दौड़। दोस्तों, राजपूतों से प्रारंभ होकर दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और भारत में यूरोपियों का आगमन तक मध्यकालीन दौड़ के समय लगभग 8वीं शताब्दी में अरब देश से सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र पर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान पर आक्रमण किया था। और मेडिवल इंडिया के समय उत्तर भारत में राजपूतों का शासन चल रहा था। उसके बाद मोहम्मद गजनी आया, उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। फिर मोहम्मद गोरी आया और इसने लगभग उत्तर भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित कर लिया था। और इसी मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और समझते हैं एक एक करके सभी डायनेस्टी के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में द स्लेव डायनेस्टी आया, जो कि 1206 से लेकर 1290 तक इनका शासनकाल रहा था। दोस्तों, स्लेव डायनेस्टी में गुलाम वंश, जिसको हम गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं, और स्लेव डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था और दानवीरता के कारण इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता था। और कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मध्यकालीन दौड़ मेडिवल इंडिया में सबसे पहले रेवेन्यू सिस्टम को चालू किया था, जिसको हम हिंदी में राजस्व प्रथा भी कहते हैं। इसके बाद इस वंश में शमसुद्दीन इल्तुतमिश का शासन आया, जो 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक सुल्तान हुए। और इल्तुतमिश ने तुर्क ए चलगाई एवं एकता प्रणाली भूमि दान से संबंधित को लागू किया था तथा कुतुब मीनार की निर्माण कार्य को पूरा भी करवाया था। इल्तुतमिश के पश्चात उनके पुत्र रकुनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी में सुल्तान बने, लेकिन इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 ईस्वी द्वारा रकुनुद्दीन को हटा दिया गया था। और दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान पहली महिला शासक बनी थी, जिन्होंने पर्दा प्रथा को अपनाया था, अर्थात पर्दा ना करना। वह खुले मुंह दरबार में प्रजा के सामने जाती थी, जिसके कारण सल्तनत में विरोध हुआ था। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश का और एक पुत्र बैराम शाह, जो कि 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक सुल्तान हुए। और बैराम शाह के पश्चात नसीरुद्दीन मोहम्मद 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक दरवेशी राजा के रूप में बहुत पवित्र और महान था। नसीरुद्दीन मोहम्मद के मृत्यु के बाद गयासुद्दीन बलबन, जिनका शासनकाल 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत को सिंहासन पर चढ़ा था। बलबन एक महान शासक के रूप में उन्होंने हिंदुओं को उच्च पद पर नियुक्त किया था और इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया तुर्क ए चलगाई एवं एकता प्रणाली को बलबन ने अपने शासनकाल में खारिज कर दिया था। इस गुलाम वंश का अंतिम शासन शमसुद्दीन क्यूमर्स था। इसने लगभग 1290 ईस्वी तक शासन किया था। दोस्तों उसके बाद उदय होता है खिलजी डायनेस्टी का। जी हाँ, स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी का उदय होता है और इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर 1290 से लेकर 1320 तक अपना शासनकाल चलाया था। खिलजी वंश
जी हाँ, द खिलजी डायनेस्टी का जो संस्थापक थे वो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी का सेनापति उनके दामाद अलाउद्दीन खिलजी थे और इसी अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोज खिलजी की हत्या कर खिलजी वंश का अगला शासक बन गया था। इन्होंने मूल्य नियंत्रण प्रणाली गुप्तचार प्रणाली को चालू किया था और बाजार में घूमने वाले गुप्तचार को वारिद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत से सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला था और वृत्ताकार अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और हजार खंबा महल जैसे निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाए थे तथा अमीर खुसरो और हसन निज़ामी जैसे उच्च कोटि के विद्वानों को अलाउद्दीन खिलजी ने संरक्षण प्रदान किया था। इसके बाद खिलजी वंश का अगला शासक मुबारक खान, जिन्होंने 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासनकाल किया। जी हाँ, इन्होंने 1316 से लेकर 1320 तक अपना शासन दिल्ली सल्तनत में चलाया था और इस वंश का अंतिम शासक खुसरो खान थे। दोस्तों, उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर राज आता है तुगलक डायनेस्टी का। जी हाँ, खिलजी डायनेस्टी के बाद उदय होता है तुगलक वंश का, जिनका टाइम पीरियड 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक का है। तुगलक वंश द तुगलक डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने शासनकाल में मंगलों ने बहुत बार आक्रमण किया था, परंतु हर बार मंगलों के आक्रमण को गयासुद्दीन तुगलक ने विफल किया था और इनके पुत्र का नाम जोना उलग खान था। गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु के पश्चात उलग खान शासक बना, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता था और मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक के शासनकाल में ही मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। जी हाँ, इनके टाइम पर ही मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता ने अपने किताब रिला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन किया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 ईस्वी में दीवान-ए-कोई की स्थापना की थी और जो कि कृषि से संबंधित है तथा इसने चमड़े के सिक्के भी 1329 ईस्वी में जारी किए थे। आप सोच ही सकते हैं कि चमड़े के सिक्के इसने लागू किए थे 1329 में, जिसके कारण इतिहास में इन्हें पागल राजा की उपाधि दी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 ईस्वी के शासनकाल में इन्होंने सभी प्रकार के कर टैक्स को बंद करके केवल सिंचाई कर वसूला था और दीवान-ए-खैरात, गरीब लड़की की शादी से संबंधित तथा दर-उल-शिफा दिल्ली का एक अस्पताल की स्थापना भी इन्होंने की थी। अपने शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक ने तोपर हरियाणा और मेरठ उत्तर प्रदेश में अशोक के 2 स्तंभ को दिल्ली में लाया था और 1388 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के पश्चात तुगलक वंश का अंतिम शासक 1389 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक को बनाया गया था। दोस्तों, उसके बाद उदय होता है सैयद डायनेस्टी का। दोस्तों, सैयद डायनेस्टी के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में सैयद डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो था 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक और सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो थे खिर्ज खान और अंतिम शासक आलम शाह रहे थे, जिनका शासनकाल 1443 से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद उदय होता है द लोधी डायनेस्टी का, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक राज किया था। लोधी वंश द लोधी डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो थे बहलोल लोधी, जिन्होंने 1451 से लेकर 1488 ईस्वी तक शासन किया था। बहलोल लोधी पहले अफगान सरदार थे, लेकिन भारत में तिमूर के आक्रमण के बाद बहलोल लोधी ने पंजाब में सूबे को स्थापित कर दिया था और लोधी वंश की स्थापना कर दी थी। इन्होंने अपने शासनकाल में बहलोल सिक्के भी चलाए थे। बहलोल लोधी के बाद उनके पुत्र लोधी वंश का अगला शासक सिकंदर लोधी बना था, जिनका टाइम पीरियड 1479 से लेकर 1517 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में दिल्ली से अपने राजधानी को आगरा में स्थानांतरित कर दिया था और कृषि विकास में सिकंदर लोधी की काफ़ी रुचि थी, इसलिए उन्होंने गाजी-ए-सिकंदरी को शुरू किया था और सिकंदर लोधी के पश्चात दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी
जिनका शासनकाल 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा था। और पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। उस समय बाबर को राणा सागा ने उज्बेकिस्तान के फरगना घाटी से दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध भारत बुलाया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1527 ईस्वी में खानवा की युद्ध में बाबर ने राणा सागा को परास्त कर दिया था और भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापित कर दिया था। और खानवा के युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। उसके बाद उदय होता है बाबर का। जी हाँ, मुगल फाउंडर बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया था और मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो थे जहीरुद्दीन बाबर। बाबर ने 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में मोदनी राय को परास्त किया था और 1529 में घाघरा के युद्ध में इब्राहिम लोदी के चाचा मोहम्मद लोदी को परास्त किया था। उन्होंने तुगलुमा प्रणाली को अपनाया और भारत में पहली बार बारूद और तोप खाने का उपयोग किया था तथा बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपनी आत्मकथा लिखी थी। और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु आगरा में होने के बाद उनके मकबरे को काबुल में बनाया गया था। उसके बाद उदय होता है हुमायूं का। जी हाँ, हुमायूं ने 1530 से लेकर 1556 तक शासन किया था और बाबर के बाद उनके पुत्र हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का राजा बने। जी हाँ, लेकिन 1539 ईस्वी में चौसा युद्ध और 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम युद्ध में अफगान साम्राज्य के राजा शेर शाह से हुमायूं पूरी तरह से पराजित हो जाता है, जिसके पश्चात वह ईरान भाग जाता है, जहां उसने अपने जीवन के 12 वर्ष गुजारे थे। और 1555 ईस्वी में शेर शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं भारत आया और अफगानों से अपने साम्राज्य को प्राप्त कर एक बार फिर भारत में शासन किया। उन्होंने दिल्ली में दिन पनाह को अपना दूसरा राजधानी बनाया था और दिन पनाह में स्थित एक पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, जिन्होंने हुमायूं नामा किताब में हुमायूं के जीवन के बारे में लिखा है। दोस्तों, आपको एक रोचक बात बताता हूँ। हुमायूं जब ईरान भाग गया था तो उस समय 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक शेर शाह ने शानदार प्रशासन पेश किया था, जैसे भूमि राजस्व नीति को शुरू किया था तथा रुपया नामक सिक्का जारी किया था और कलकत्ता से पेशावर तक चलने वाली जीटी रोड का निर्माण किया था। जी हाँ, जीटी रोड का निर्माण भी इन्होंने ही किया था और दिल्ली का पुराना किला भी बनवाया था। उसके बाद आते हैं अकबर। जी हाँ, मुगल एम्पायर में अकबर का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1556 से लेकर 1605। जी हाँ, हुमायूं की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक बादशाह रहा था। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अकबर की आयु जब 14 साल की थी तब बैरम खान को अकबर के राज प्रतिनिधि और अनुशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और 1556 ईस्वी में बैरम खान ने मोहम्मद आदिल शाह के हिंदू सेनापति हेमचंद्र विक्रम आदित्य को पानीपत के द्वितीय युद्ध में पराजित कर दिया था, जिससे मुगल साम्राज्य में उनकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई थी। और आगे चलकर अकबर ने 1581 ईस्वी में दिन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी। अकबर ने आगरा किला, लाहौर किला और फतेहपुर सीकरी को बनवाया था तथा गुजरात की विजय पर अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण भी कराया था। और मुगल भारत की आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन थी। इसके साथ अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। उन 9 रत्न के नाम थे बीरबल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, फायजी, मान सिंह और अब्दुल रहीम खाने खाना। ये अकबर के 9 रत्न थे। इनमें से बीरबल जो थे, जिन्हें महेश दास के नाम से भी जाना जाता है, वह अकबर के प्रसिद्ध सलाहकार और टोडरमल वित्त मंत्री थे और तानसेन एक प्रसिद्ध सिंगर थे। तानसेन ने मियाँ का मल्हार, कंठावरन और मियाँ की टोड़ी की रचना की थी और तुलसीदास रामचरित मानस भी अकबर के शासन काल में रहते थे। और अकबर के शासनकाल में हल्दी घाटी के युद्ध 1576 ईस्वी में मुगल सैनिक के नेतृत्व में मन सिंह और मेवाड़ के राणा प्रताप के साथ हुआ था और राणा प्रताप हार गया था। अकबर को भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है
और वह पहले मुगल शासक थे जिन्होंने राजनीति से धर्म को अलग कर दिया था। उसके बाद शासन आता है जहांगीर का। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। जहांगीर को सलीम के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर अकबर के पुत्र थे। अकबर के मृत्यु के पश्चात 1605 ईस्वी में जहांगीर मुगल राज सिंहासन पर आसीन हुए। सलीम जहांगीर के बेगम का नाम मिहर उन निसा था, जो बंगाल के फारसी रईस शेर अफगान की विधवा थी, और बाद में जहांगीर ने मीर उन निसा को नूरजहां की उपाधि दी थी तथा आधिकारिक नाम ऑफिशियल नेम पादशाह बेगम था। उन्होंने अपने शासनकाल में जजिया ए अदल न्याय प्रशासन से संबंधित की स्थापना की थी, और जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि 1609 ईस्वी में कप्तान विलियम हॉकिंस और 1615 ईस्वी में सर थॉमस रॉय भारत आए थे व्यापार करने के लिए। उसके बाद शासनकाल आता है शाहजहां का, और शाहजहां का जो टाइम पीरियड था वो 1627 से लेकर 1657 था। जहांगीर के बाद उनके पुत्र शाहजहां 1627 ईस्वी में राजा बने, और इन्होंने दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, मयूर सिंहासन और आगरा का ताजमहल बनवाए थे, तथा शाहजहां की बेगम का नाम बानो मुमताज़ था और इनकी 7 संतानें थी। परंतु औरंगजेब और दारा शिकोह शाहजहां के प्रिय संतान थे। औरंगजेब, जी हाँ, उसके बाद शासन आता है औरंगजेब का। औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था वो 1657 से लेकर 1707 था। औरंगजेब के द्वारा सिखों को दरमत की युद्ध 1658 ईस्वी में परास्त कर शाहजहां के पश्चात मुगल राजगद्दी पर बैठा था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, और उनके शासनकाल में मुगल सैनिक में ज़्यादातर हिंदू थे। उन्होंने अपने शासनकाल में गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव राय मंदिरों को तुड़वाया था। औरंगजेब पूरे मुगल वंश में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाला शासक था, और वह एक संगीत प्रेमी भी था जिन्हें बीना बजाने में काफ़ी रुचि थी। जी हाँ, इनको बीना बजाने में काफ़ी रुचि थी। और औरंगजेब के शासनकाल में कई विद्रोह हुए, जैसे जाट विद्रोह 1669 ईस्वी, सिख विद्रोह 1675 ईस्वी और मराठा संघर्ष जो कि 1689 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब के पश्चात मुगल सल्तनत में कई कमजोर शासक हुए, जैसे बहादुर शाह प्रथम, जिसका शासनकाल 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद जहांदार शाह, जिसका शासनकाल 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक रहा था। फरूख सियार, जिसका शासनकाल 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक रहा था। और मोहम्मद शाह, जिनका शासनकाल 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद मोहम्मद शाह ने भारत पर धावा बोला और कोहिनूर, हीरा ऐब, तख्त ए तोस, मोर का सिंहासन को छीन लिया था। उसके बाद मुगल सल्तनत में अहमद शाह, जिनका शासनकाल 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक वो राजा रहे थे। उसके पश्चात आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक शासन इन्होंने किया। उसके बाद शाह आलम द्वितीय, जिन्होंने 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक शासन किया, और अकबर द्वितीय, जिन्होंने 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक शासन किया था। और मुगल सल्तनत का जो अंतिम शासक था वो था बहादुर शाह द्वितीय, जिनका जो टाइम पीरियड था 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। उसके बाद एडवेंट ऑफ पोर्चुगीज का शासन आया। भारत में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली वास्को डे गामा समुद्री मार्ग से भारत के दक्षिण में स्थित कालीकट बंदरगाह में पहुंचा था, और मध्यकालीन समय में पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपने व्यापारिक स्टेशन की स्थापना कोचीन में की थी और अपना राजधानी भी बनाया था। और फ्रांसिस्को दे अल्मेडा पुर्तगाली का पहला गवर्नर था, तथा पुर्तगाली का द्वितीय गवर्नर अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा के ऊपर कब्जा कर लिया था। बाद में पुर्तगाली निनोदा काहा ने राजधानी को 1509 और 1545 कोचीन से गोवा में स्थानांतरित कर दिया था। इसके साथ पुर्तगालियों ने दमन और दीव पे भी नियंत्रित कर लिया था। 1947 में भारत स्वतंत्र होने के बाद भी गोवा पुर्तगाली के शासन में था, और 1961 में गोवा को पुर्तगाली से आज़ादी मिली थी। पुर्तगालियों ने भारत पर जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू की खेती की शुरुआत की थी, तथा भारत और यूरोप के मध्य में समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली वास्को ड गामा ने की थी। उसके बाद
आगमन होता है अराइवल ऑफ डच। जी हाँ, पुर्तगाली के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के पूर्व में सुमात्रा में पहुंची थी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में की गई थी। भारत में पहला डच पर्सन जो था उसका नाम था कर्नेलिस हर्स्टमान। जी हाँ, ये भारत का पहला डच व्यक्ति था और सबसे पहले भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक स्टेशन की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी 1605 ईस्वी में। लेकिन 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डच का पतन कर दिया था। उसके बाद आगमन होता है अराइवल ऑफ फ्रेंच इन मेडिवल इंडिया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कोलवर्ट द्वारा किया गया था 1664 ईस्वी में और मध्यकालीन भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना फ्रक्काइस द्वारा 1668 में सूरत में किया गया था। इसके बाद फ्रांसीसियों ने अपने कारखाने पूर्व में मसूलीपट्टनम 1669 में लगाया था और 1720 से लेकर 1742 के मध्य में फ्रांसीसियों ने अपना शक्ति को भारत में लेनोई और टुमास द्वारा पुनर्जीवित किया था, जिसके फलस्वरूप यनम माए और कराईकल को फ्रांसीसियों ने अपने नियंत्रण में लिया था तथा एंग्लो फ्रेंच संघर्ष के दौरान 1742 में भारत में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स का आगमन हुआ था और भारत में एंग्लो फ्रेंच संघर्ष कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1763 के मध्य में 3 बार हुए थे। प्रथम एंग्लो फ्रेंच संघर्ष, तृतीय एंग्लो फ्रेंच संघर्ष और तृतीय एंग्लो फ्रेंच संघर्ष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आई होप सभी के लिए मेडिवल इंडिया की ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप या जो भी आप सोशल साइट यूज़ कर रहे हैं उस पर जरूर शेयर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ जरूर शेयर करें जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आई होप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, खुद भी आगे बढ़िए और दूसरों को भी आगे बढ़ाइए, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ। और ऐसी इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में बेल का आइकन दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर ले ताकि फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं उस पर भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप किसी को भी अगर पीडीएफ चाहिए मेडिवल हिस्ट्री की तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कुशाल LLB मेरा यूज़र नेम है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आपकी जो भी क्वेरी है मैं वहाँ सोल्व करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच।